हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम जो पहले हमने सीरीज स्टार्ट करी राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी में 21 ऑलमोस्ट 20 वीडियोस मैंने पोस्ट कर दी है। तो आज जो वीडियो है 21st पार्ट है। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर का पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया था। तो इस वाली वीडियो में एग्रीकल्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस वीडियो में डिले हो गया बिकॉज थोड़ा सा घर में फंक्शन था, तो इस चक्कर में वहाँ थोड़ा बिजी हो गया था। बट अब कंटिन्यू करेंगे और ठीक है, अब कोई भी चीज़ अपन मतलब बाकी नहीं रखेंगे, फटाफट कोर्स कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। देखो, मैंने 2 प्लेलिस्ट स्टार्ट करी, 2 सीरीज स्टार्ट करी। पहली सीरीज से स्टार्ट करी है कि ये तो राजस्थान ज्योग्राफी वाली चल रही है ऑलरेडी, एक स्टार्ट चल रही है कि राजस्थान हिस्ट्री वाली ऑलरेडी चल रही है। फिर बाद में कल मैंने स्टार्ट किया था 16 तारीख से, कौन सा स्टार्ट किया था, आरपीएससी के अंदर जो आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका पर्टिकुलर, तो उनकी मैंने सीरीज निकाली थी। ठीक है, अब आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिनका एग्जाम मई के अंदर है, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ कि पटवारी का भी अलग से मैं कोर्स निकालूं जिसके अंदर मैथमेटिक्स स्पेशली पूछी जाती है। बिकॉज मेरा जो स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, बट मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि पटवारी के एग्जाम के लिए भी आपको चाहिए, तो आप उसमें भी मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उसका भी एक प्लेलिस्ट निकाल दूंगा। ठीक है, बट देखो आज क्या करेंगे हम, ये चीज़ आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इससे पहले क्या बताया था एग्रीकल्चर के अंदर, कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद राजस्थान स्पेसिफिकेशन में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको रबी क्रॉप्स के बारे में बताया था कि रबी क्रॉप्स क्या होती है, सर्दियों वाली फसलें होती है, मतलब जो सर्दी में उगाई जाती है। ठीक है, तो अब हम इस वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, अब ये दोनों क्रॉप पढ़ेंगे। उसके बाद में एक और चीज़ पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। तो जो थर्ड टॉपिक है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, हम प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, अब फार्मिंग की क्या क्या प्रोसेसेस है हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके नाम क्या पढ़ेंगे कि मिक्स फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, और लास्ट में जूमिंग, जूम जिसको हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको स्लैश एंड बर्न। ठीक है, तो हम ये इतनी सारी जो हमारे पास जो प्रोसेसेस है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट खरीफ से। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके उतना फैलाओ, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली फ्री। आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी फ्रॉम यू। ठीक है, और ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटो था इसलिए था बिकॉज इंग्लिश मीडियम के अंदर इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, तो मैं इंग्लिश मीडियम के अंदर कंटेंट निकालता हूँ। और अब से जितनी वीडियोस आएगी उस वीडियोस के अंदर मैं खुद की शक्ल मतलब फेस टू फेस ही बात करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि फेस टू फेस बात करेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छा होता है और ज़्यादा वे में आपको समझ में आता है चीज़। ठीक है ना। तो हमारे पास स्लाइड होगी, राजस्थान का जो नया वाला मैप है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का चैनल आ जाएगा, वहाँ पर जो भी वीडियो बनाऊंगा उस सब की पीडीएफ वहाँ पर आ जाएगी, तो ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं खरीफ क्रॉप्स। नाउ व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स। तो देखो, पहले हमने रबी क्रॉप्स पढ़ा था, उसको हम विंटर क्रॉप्स बोलते थे। तो खरीफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं। मॉनसून क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि बारिश वाली। तो इसका मतलब इसको मुझे उगाने के लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बारिश के मौसम के अंदर, जो बारिश का मौसम स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसको उगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने बारिश के मौसम में उगाया तो ये इसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल कटाई होती है वो कब होगी, सर्दियों में होगी। ठीक है ना। और रबी में क्या होगा, जस्ट सर्दियों में उगाएंगे, तो यहाँ पर सर्दी में इसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है कि द खरीफ क्रॉप्स आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स और ऑटम क्रॉप्स आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स दैट आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो 3 जो कंट्रीज बताइए कौन से, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ होती है ड्यूरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स मानसून सीजन। तो ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज व्हाट मानसून क्रॉप। ठीक है, या उसको ऑटम क्रॉप भी बोलते हैं। तो ऑटम को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, ऑटम को बोलते हैं हम यहाँ पर पतझड़। ठीक है, विच लास्ट फ्रॉम जून टू नवंबर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच लास्ट फ्रॉम जून टू नवंबर। तुमको पता है कि जो इंडिया के अंदर जो बारिश का जो मौसम होता है वो जून के लिए स्टार्ट होता है साउथ के अंदर, बट जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में आने में उसको जुलाई हो जाता है। तो जुलाई के अंदर यहाँ पर मानसून चलता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम दिखा हुआ। इस टाइम के अंदर जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझ ली। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि मानसून रेन्स में बिगिंस एज अर्ली एज इन मे इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। द क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ द सितंबर टू अक्टूबर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, जून से स्टार्ट होता है, राजस्थान में आता है तो उसको क्या लग जाता है, जुलाई हो जाता है। और इसका जब मैं प्लांट्स लगाऊंगा तो बाद में जो मतलब क्रॉप्स लगाऊंगा तो उसको हार्वेस्ट कब करेंगे हम यहाँ पर, एट द थर्ड वीक ऑफ द सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर के अंदर हमको क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्रॉप्स है जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो क्रॉप्स क्या क्या ये चीज़ देखते हैं। तो देखो पहली क्रॉप है राइस, चावल के बारे में, मेज़ मतलब मक्का, कॉटन, ज्वार, बाजरा, तूर, सीसमम, कैस्टर सीड्स, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। तो देखो बाजरा तूर से आपको ध्यान पड़ गया होगा, बाजरा से और ज्वार से बात ध्यान पड़ गया होगा, मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हम सबको पता होना चाहिए 2014 जो मतलब 2024 जो गया था वो क्या था, हमारे पास इंटरनेशनल मिलेट्स डे था। तो इंडिया ने मतलब इंटरनेशनल मिलेट डे था। तो मिलेट्स डे क्या होता है एक्चुअल में, दिस इज़ लाइक राजस्थान के अंदर ऐसा बोलते हैं कि सॉरी कि काफ़ी मतलब अच्छा मतलब फाइबर रिच मतलब क्रॉप्स होती है। तो ये उसके अंदर क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या आता है बाजरे का, ठीक है। बाजरा आता है, ज्वार आता है, तो ये जो चीज़ें क्या आती है हमारे पास, रागी भी उसमें आता है। तो ये सब क्या होता है मिलेट्स के अंदर आता है। तो ठीक है, मिलेट्स की बात करेंगे तो मिलेट्स हम क्या बात करेंगे, खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे आगे। अनलाइक द रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर, तो मैंने पहले बताया था द खरीफ क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड गुड रेनफॉल। तो ये नेचुरल है कि अगर मैं मानसून क्रॉप्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इसमें मानसून ज़्यादा चाहिए। तो मानसून अगर कम पड़ गई तो वो देखो आप क्रॉप नहीं उगा सकते क्योंकि उसमें पानी की ज़रूरत है। और मैं पहली बात कर रहा हूँ राइस की, चावल की बात कर रहा हूँ। चावल आपको पता है ना चाहिए कि चावल के अंदर पानी कितना चाहिए, क्योंकि पानी में ही उगता है वो, मतलब प्रॉपर पानी ही होना चाहिए, पानी के अंदर ही उसको लगाते हैं ठीक है। और खरीफ का वर्ड आपको नाम समझ में आ गया सर, खरीफ, रबी, क्या है जैद, तो ये तीनों वर्ड क्या अरेबिक वर्ड्स है, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है ना। रबी का मतलब क्या था और खरीफ का मतलब क्या ऑटम। रबी का मतलब स्प्रिंग टाइम होता है, ठीक है ना, गर्मी के अंदर मतलब सर्दियों में उगाया जाता है, और गर्मियों के अंदर जो मार्च है उसमें होता है क्या, उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करते हैं। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज जनरली एराइड एंड सेमी एराइड। तो ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि भाई मतलब राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एराइड होता है या सेमी एराइड होता है, ठीक है। एंड फेयरली हॉट टेम्परेचर्स की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ओवर द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इन बोथ समर एंड विंटर्स, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेंगे कैसे कि गर्मी के अंदर बिल्कुल ज़्यादा गर्म मिलेगा और सर्दियों में एकदम ठंडा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खुले खुले मैदान और रेगिस्तान ज़्यादा है, ठीक है ना, ड्राई इलाका है। तो ये तो चीज़ पहले पता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि द हॉटेस्ट मंथ्स आर मई एंड जून। तो हमको ये पता है कि हॉटेस्ट मंथ मई और जून होता है, और जून होता है, जून का सबसे पता है हमको सबसे बड़ा जो दिन होता है, मतलब सबसे लंबा जो डे होता है वो होता है 21 जून, ठीक है ना। ये तो पता होना चाहिए कि सबसे लंबा जो डे होता है 21 जून हर साल का, मतलब सबसे ज़्यादा सूरज उस टाइम आता है, ठीक है। नाउ द मानसून सीजन फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर, ये पहले बता चुका हूँ। हाउएवर रेनफॉल रिमीन्स मॉडरेट, मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान पता है कि एक तरह से एराइड इलाका है, तो यहाँ पर बारिश इतनी नहीं आती जितनी एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो स्टेट्स है राजस्थान के वहाँ पर आती है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो द रेनफॉल ऑफ राजस्थान इज ड्यू टू द साउथ वेस्टर्न मानसून एंड आफ्टर समर्स विच इज गुड फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज हार्मफुल फॉर रबी क्रॉप्स। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करके आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है कि द रेनफॉल ऑफ राजस्थान ड्यू टू द साउथ वेस्टर्न मानसून आफ्टर समर्स विच इज़ गुड फॉर खरीफ क्रॉप्स। तो सिंपल सा चीज़ है कि गर्मियाँ लास्ट कब तक होती है, गर्मियाँ होती मई तक। अब मई के बाद में क्या होता है, साउथ वेस्टर्न जो मानसून आता है, जहाँ नीचे से आता है, नीचे से होकर आता है, तो उसकी वजह से जो बारिश होती है तो उससे क्या होता है खरीफ क्रॉप्स उगती है। उसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं कि मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। अब लेकिन हमको पता है कि जो विंटर सीजन में जो जो क्रॉप्स उगाई जाती है उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो पहले बताया था। लेकिन हमको पता है विंटर सीजन के अंदर कुछ 2 महीने ऐसा होता है जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश आती है, उस बारिश को क्या बोलते हैं, मावट। अब अगर मान लो मैंने विंटर सीजन में कोई क्रॉप लगाया और मावट या बारिश आ गई तो वो सारी क्रॉप्स क्या कर देगी, खराब कर देगी। तो जो सेकंड स्टेट में ये लिखा हुआ है रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच इज हार्मफुल फॉर रबी क्रॉप्स, इसका मतलब वो क्या करता है, हार्मफुल रहता है रबी क्रॉप्स के लिए, बिकॉज विंटर के अंदर बारिश आ जाती है तो वो पूरी विंटर मतलब खराब कर दी। जैसे आपने समझा होगा कि जैसे बारिश के अंदर जो मतलब सर्दियों में चने उगाए जाते हैं, काफ़ी सारे मूंग उगाए जाते हैं, तो उसमें क्या बारिश आती है तो पूरी फसल खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट मतलब एक ही सेंटेंस में लिखे हुए, दोनों इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर खुद गुड साउथ वेस्टर्न मानसून हुआ समर्स के बाद में तो वो अच्छा रहेगा किसके लिए, खरीफ के लिए। और अगर अच्छा मावट मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा सर्दियों के अंदर तो वो खराब रहेगा किसके लिए, रबी के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं खरीफ क्रॉप का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा, बाड़मेर। तो ये भी चीज़ याद रख लेना, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बता दी कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब अगर कहीं भी आ जाए तो क्या बोलोगे आप, मानसून क्रॉप। मानसून क्रॉप का मतलब क्या होता है कि भाई मैं बोल सकता हूँ कि जून से लेके सितंबर और नवंबर तक मैक्सिमम खींच के
तो अक्टूबर मान लेते हैं। तो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में जो फसल उगाई जाती है, काटी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो इसको ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? राइस आते हैं, मेज़ आता है, कॉटन आता है, तो ये चीज़ आती है, ठीक है। और इसके अंदर और मैंने फैक्टर बताते हैं दोनों रबी का और खरीफ का, कि वो मानसून का क्या लेने देना, मतलब मानसून का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक जो हमारे पास है, क्या बोलते हैं, फसलें, उन एक एक फसलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली फसल की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने इंडिया के अंदर, स्टेपल के अंदर, तो स्टेपल फूड बोलते हैं उसको, क्या है? राइस, चावल। अब चावल के अंदर राजस्थान की क्या रैंक है इंडिया के अंदर, मतलब प्रोडक्शन के अंदर? तो राजस्थान की जो रैंक है ना, वो है 20th रैंक। तो देखो चावल का इतना इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था चावल को जो उगाने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का जो इलाका है वो एराइड सेमी एराइड इलाका है, मतलब ऑलमोस्ट सेमी एराइड इलाका, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया 61 पॉइंट समथिंग कोई परसेंटेज ऑफ राजस्थान एरिया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पानी ज़्यादा होता नहीं, तो पानी ज़्यादा नहीं होगा तो चावल की खेती इतनी नहीं होगी थोड़ी बहुत है, बट ज़्यादा नहीं है। इसलिए क्या राजस्थान का जो रैंक है इंडिया के अंदर वो क्या है? 20th नंबर पे। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द राजस्थान इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर, तो क्या है? 20th नंबर। ये डेटा 2014-15 से निकाला गया था। तो सबसे फर्स्ट नंबर रैंकिंग कौन निकालता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों निकालता? बिकॉज वहाँ पर पानी अच्छा खासा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा आप देखो, चावल को उगने के लिए क्या क्या क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। तो पहला तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे यहाँ पर गर्मी में होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एनुअल रेनफॉल चाहिए मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, वो भी बहुत कम जगह मिलेगी, बिकॉज अपने यहाँ पर जो एवरेज है ना, मतलब अगर मैं वेस्टर्न की बात करूँ, प्रॉपर एराइड रीजन की, वहाँ तो 50 से भी कम है, और सेमी एराइड में देखो तो 70 के आसपास है, और उससे ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर 100 के पास में, तो बहुत नीचे साउथ ईस्टर्न इलाके में बहुत कम जगह है, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि यहाँ जो बारिश है ना, बारिश चाहिए बहुत ज़्यादा, जो अपने यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ मेजर फैक्टर इन राइस प्रोडक्शन, मैंने पहले बता चुका हूँ। नाउ राइस इज़ कल्टिवेटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ पार्टली फ्लडेड विथ वाटर। कहने का मतलब इन द सेंस ऐसा है कि जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ये मान लेते हैं हमारा कोई खेत है, ठीक है। अब इस खेत में क्या होता है कि पहले पौधे ऐसे नहीं लगाएंगे, पहले इसमें पूरा भरेंगे पानी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैंने पूरा पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी भरने के बाद में हम क्या करेंगे, एक एक पौधे लगाते हैं, मतलब पानी भरने के बाद में, जैसे यहाँ पर एक मैंने पौधा लगा, एक लगा, तो ऐसे पौधा लगता है। तो इसका मतलब वो क्या दिख रहा है कि पार्शली पानी से फ्लडेड, मतलब पानी से भरा हुआ होता है। अब इतना पानी कहाँ से लाएं? इसलिए तो क्या होता है, इंडिया के अंदर इतना पानी है, मतलब राजस्थान में इतना पानी है नहीं, तो इसलिए राइस का प्रोडक्शन इतना नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाजरा, मिलेट्स ज़्यादा उगते हैं, बिकॉज मिलेट्स और बाजरा की जो ये मिलेट्स होते हैं, इनकी जो खासियत ये होती है, कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे देते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर मिलेट्स ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू राइस। आगे क्या लिखा हुआ है कि राइस इज़ ग्रोन इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। देखो 18 डिस्ट्रिक्ट टोटल राजस्थान की है जहाँ पर राइस उगाई जाती है, ठीक है। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर राइस उगाई जाती है, तो उसका क्या क्या है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी वैरायटी यूज़ करी जाती है राइस की, तो पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 2 and 3 एंड प्रताप सुगंधा 1। तो ये चीज़ याद रखना, सुगंधा नाम आ जाए तो आप ऐसे याद रख लेना कि ये सब राजस्थान के अंदर उगाया जाता है। और तोरारू बासमती, तो बासमती के अंदर तोराउरी, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी राजस्थान में उगाई जाती है, ठीक है। तो मैंने राइस के बारे में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्रॉप की बात करेंगे, इसका नाम क्या है? मेज़ का हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर? मक्की बोलते हैं, ठीक है। अब मक्की की बात करेंगे, राजस्थान कितना प्रोडक्शन करता है, क्या रैंक है? तो राजस्थान की रैंक है 4th। तो इंडिया के अंदर राजस्थान की रैंक कितनी है? 4th, जो कि ऑलमोस्ट 9% ऑफ द इंडियाज़ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद होनी चाहिए। अब इसके भी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे, उसके अंदर इसको उगने के लिए टाइम चाहिए, मतलब तो देखो एक तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको टाइम चाहिए। तो देखो यहाँ पर जितने भी बताऊँगा ना, तो आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी, सर आप इसमें सब क्या बता रहे हो? ठंडे इलाके वाले बता रहे हो, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश के बाद में उगाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर कम होगा, तो उसके हिसाब से सारी क्रॉप्स लगती है, ठीक है ना। रबी की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो बढ़ने में भी कैसे क्रॉप काम कर रही है, वो क्रॉप अलग होती है, ठीक है। तो वार्म क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, वेल ड्रेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्टाइल सॉइल, जिसमें थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट नहीं। और यहाँ पर बारिश कितनी चाहिए? 50 से 100 मीटर के आसपास, मतलब राइस से कम चाहिए ना, तो इसलिए राजस्थान में सक्सेसफुल, इसलिए राजस्थान की रैंक 4th नंबर है, ठीक है। और इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेज़ इज़ स्टेपल फूड। देखो अब यहाँ पर मेवाड़ रीजन है, वहाँ पर क्या है? मेज़ स्टेपल फूड है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना अच्छी तरह से।
ठीक है, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेज़ उगाया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर, ये कुछ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये सब हमारे पास उगाया जाता है। ठीक है, अब आप पर अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेन डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है, तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि MCQs के अंदर की ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि फसल्स के नाम दे देंगे तो मेन जो एरिया राजस्थान का वो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होगी इसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी ना, तो इसमें क्या होगा आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो जैसे अभी मैं बाद में जैसे 1-2 महीने पहले जैसे होगा ना एग्जाम से, तो उसमें मैं क्या सीरीज़ निकालूंगा क्वेश्चंस की, तो आप उसमें क्वेश्चन सीरीज पढ़ोगे ना तो आपको उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉटन की बात करते, कॉटन मतलब रुई की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉटन की जब बात करते हैं तो कॉटन सिंपल सा चीज़ है कि मैंने आपको पहले बताया था जब सॉइल्स के बारे में पढ़ा था कि जब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल। तो कॉटन उगने के लिए जो मेन तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, ब्लैक सॉइल। हालांकि रेड सॉइल में भी उग सकता है, बट जो प्रायर बोलते हैं ना कि जिसमें ज़्यादा आउटपुट मिले, तो उसके लिए क्या है, ब्लैक सॉइल चाहिए। अब इससे आप दिमाग लगा सकते हो जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल है वहाँ तो कॉटन होगी। तो इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि सॉइल कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए वीडियो है, ऊपर लिंक में आ जाएगा, सॉइल्स के बारे में पढ़ लो। ठीक है, अब इसके अंदर राजस्थान क्या पोजीशन होल्ड करता है अगर इंडिया के अंदर बताऊँ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो इसके अंदर भी 4th नंबर रैंक करता है इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन करता है, गुजरात करता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर गुजरात करता है, राजस्थान की रैंक क्या 4th नंबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ना कॉटन का प्रोडक्शन कितना करता है 2023-2024 के हिसाब से 26.11 लाख बेल्स। ठीक है, और ये कंट्री का कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 8% ऑफ द कंट्रीज टोटल कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, नागौर। तो ऊपर वाली आपको दिख रही है कि जैसे ऊपर यहाँ पर है अपने हनुमानगढ़, उसके पास में गंगानगर, उसके नीचे हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास अलवर, और यहाँ पर थोड़ा सा नागौर। तो ये ऊपर वाली 4 डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने कि अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन से क्या बनते हैं, कपड़े। तो हमको कपड़े के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि पहले वीडियो में बता दिया मैंने इंडस्ट्रीज के अंदर। तो पाली और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इनको क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल। सॉरी, खांसी ज़्यादा हो रही है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट तो भी पढ़ा देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ले लिया जाए और मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाए कि टेक्सटाइल या जो भी है माइनिंग, तो टेक्सटाइल के अंदर जो 2 डिस्ट्रिक्ट का मेन नाम आता है राजस्थान के अंदर, वो क्या आता है, भीलवाड़ा एंड पाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के बारे में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसकी भी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी इस मतलब इस फसल को उगने के लिए, तो क्या है, वी नीड अ वार्म सनी क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए, सनी क्लाइमेट चाहिए, वेल डिफाइंड सॉइल, लॉन्ग फ्री फॉरेस्ट, मतलब इट्स नॉट फॉरेस्ट इट्स फ्रॉस्ट। मतलब फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, धुंध होती है ना सुबह सुबह, तो कम से कम एटलीस्ट 200 दिन तक आपको फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रॉस्ट होगी तो हमारे पास फसल खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ लिखी हुई है। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर और बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लैक सॉइल हो जाए तो बेस्ट है, आउटपुट मिलेगा। हालांकि उग सकता है ब्राउन सॉइल में भी और रेड सॉइल में भी, बट वहाँ पर इतना आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब इमेजिन करो कि अगर मान लेते हैं एज एन एग्जाम्पल कि 1 किलो अगर बन रहा है तो उसमें ब्राउन सॉइल और रेड सॉइल में निकालूंगा तो वो हमेशा 700 मतलब 700 ग्राम भी बनेगा या 600 ग्राम बनेगा या 800 ग्राम बनेगा। तो ब्लैक सॉइल पे क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो कॉटन के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे जवार, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोरगम। ठीक है, तो जवार के बारे में बात करें, जवार भी किस में आता है, मेन मिलेट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो जब मिलेट्स के अंदर बात आएगा तो राजस्थान मैंने बताया कि टॉप नंबर है तो मिलेट्स के अंदर, तो यहाँ पर भी राजस्थान का रैंक क्या आ जाएगा, 3rd नंबर रैंक आ जाएगा इन इंडिया। ठीक है, तो पूरे इंडिया में 3rd नंबर रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ जवार। ठीक है, और कितना प्रोडक्शन है कि 5.27 लाख टन्स टोटल इसका प्रोडक्शन है। और इनके पास जो एरिया है जहाँ पर ये मतलब उगाई जाती है, टोटल कितना एरिया है, 5.09 लाख हेक्टेयर किलोमीटर। अब देखो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियो प्रॉपरली आरएस के लिए बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर आप आरएस के लिए बता रहे हो तो सर हम तो फर्स्ट ग्रेड के लिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या पटवारी या वीडियो की तैयारी करें तो हम तो नहीं पढ़ेंगे, ये बात नहीं होती। ये जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी मैं वीडियो बताऊंगा, ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें ग्रैस्प करते हो, कितनी चीज़ लेते हो, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ने के लिए तो आपको आरएस की प्रिपरेशन करो तो ही करना पड़ेगा। बाकी मतलब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पर इतना नहीं क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सिंपल सा पूछ लेंगे जोरम मतलब या जवार के बारे में पूछ लेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा निकालती, तो ये जो चीज़ें हमारे पास पूछी जाती है। ठीक है ना, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान इज आल्सो लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो मैंने बता चुका हूँ ये पहले से, सबसे ज़्यादा मिलेट्स राजस्थान इंडिया के अंदर राजस्थान ही निकालता है। फिर
इसके क्या भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इसके भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे। तो वी नीड ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद टेम्परेचर बिटवीन 25 से 32, तो 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल लाइक क्लेली, एल्यूवियल या लोमी, तीनों सॉइल में काम हो सकता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, नागौर, अजमेर एंड पाली। ठीक है, तो हमारे पास ज्वार के बारे में आपने अच्छी तरह से डिटेल पढ़ ली। मिलेट्स के बारे में अब नेक्स्ट मिलेट की बात करेंगे, बाजरा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट। क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट, मतलब मोती ऐसा। बाजरा सबको पता है, बाजरे की रोटी सबने खाई है, ठीक है ना। और सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं बिकॉज सर्दियों में ही इसका आउटपुट अच्छा मिलता है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी मानसून, खरीफ की बात कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप्स की बात करें जो कि मानसून है, तो मानसून उगाई जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में उसका हार्वेस्टिंग होती है, सितंबर अक्टूबर में अच्छा मिलता है, तो हम क्या सर्दियों में इसका बाजरे की रोटी खाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म रहता है। अब बाजरे की रोटी में बताया तो राजस्थान नंबर 1 पे है प्रोडक्शन के अंदर इंडिया के अंदर। तो राजस्थान होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कितना प्रोड्यूस करता है, तो 4.2 मैट्रिक टन्स ऑफ बाजरा, ठीक है, सरपासिंग अदर स्टेट्स। राजस्थान अकाउंट्स फॉर अराउंड 44% ऑफ द पर्ल मिलेट्स प्रोड्यूस इन इंडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फर्स्ट नंबर रैंक पे आता है और कितना परसेंट मतलब ये प्रोड्यूस करता है, तो 44% इंडिया का क्या बाजरा कौन प्रोड्यूस करता है, राजस्थान प्रोड्यूस करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी भी कोई कंडीशन होगी, तो इसकी कंडीशन क्या, एराइड या सेमी एराइड कंडीशन, जो मैंने वो बताया था, रेगिस्तान या आधा रेगिस्तान, ठीक है। एंड पॉपुलर क्रॉप इन स्टेट है राजस्थान में। और मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, जयपुर, अलवर है, झुंझुनू, सीकर, नागौर। हालांकि ये पूरे राजस्थान में उगाई जाती है सॉरी, हालांकि ये जो क्रॉप है ना, ये पूरे राजस्थान में उगाई जाती है, बट ऐसा है कि मेजर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ, ज़्यादा उगाई जाती है, जयपुर है, अलवर है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ज़ैद क्रॉप्स की। अब ज़ैद क्रॉप्स क्या होता है, तो देखो ज़ैद क्रॉप्स का याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ज़ैद क्रॉप्स याद रखो ना, तो आप ये दिमाग में लगाओ कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे वेजिटेबल या ऐसे फ्रूट जो जूस वाले होंगे, मतलब जिनके अंदर खूब सारा रस होता है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल बताओ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पम्पकिन, सब हमारा इन सब के अंदर जूस होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सब जो एक तरह से कह सकता हूँ बेल होती है, बेल, तो ये सारी बेल मतलब जो पौधा होता है ना बेल, वो वाली, तो ये उन सब की मतलब हम वैरायटी बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स। अब ये उगाई कब जाती है, ये उगाई जाती है देखो रबी और खरीफ के बीच वाले मतलब टाइम में उगाई जाती है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान में मस्क मेलन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, वाटरमेलन भी काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि ज़ैद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स। तो इनको क्या बोलते हैं, समर सीजन क्रॉप्स, क्योंकि हमको पता है जो रबी सीजन का जो टाइम होता है वो मार्च के टाइम पे खत्म हो जाता है रबी का, ठीक है। अब उसके बाद से लेके कि जैसे दूसरा खरीफ का स्टार्ट होता है कब, जून जुलाई के, तो उसके बीच में जो इलाका है, जो बीच में जो टाइम है, उस टाइम में इसको उगाया जाता है, ठीक है। हमको पता है कि गर्मियों के टाइम पे हमको काफ़ी सारा वाटरमेलन, काफ़ी सारा मस्क मेलन या मतलब इसका बोलते हैं खरबूजा या तरबूज मिलता है। क्यों मिलता है, कि वो टाइम क्या होता है, ज़ैद वाला वो बताओ, ठीक है। दे ग्रो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, मेनली ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून। तो मैंने बता दिया, मार्च के अंदर रबी खत्म हो जाता है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जून के अंदर खरीफ स्टार्ट हो जाता है, तो खरीफ के पहले, तो मतलब मार्च और जून से बीच में हमारे पास सीखा है। दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर एज मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उगा तो देते हैं लेकिन जब तक फूल नहीं आता है तब तक हमारे पास फ्रूट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या थोड़ा टाइम लगता है, बट 2-3 महीने में इसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके जो मेजर जो क्रॉप्स है वो क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। दूसरा क्या है, मस्क मेलन, इसको हम खरबूजा बोलते हैं। कुकुम्बर मतलब ककड़ी मिलती खूब सारी, बालम काकड़ी खूब सारी होती है। पंपकिन होता है कद्दू, और थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल होती है, और थोड़े फॉडर ग्रुप्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जूस वाले जो होते हैं ना फ्रूट्स, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ज़ैद में आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ज़ैद की बात करें तो हम ज़ैद क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज़ैद के अंदर अगर बोल रहे कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन कौन सा है वाटरमेलन का, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, तो देखो अगर वाटरमेलन की बात करूँ मतलब तरबूज की, तो फर्स्ट नंबर रैंक किसकी आती है, टोंक। तो टोंक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वाटरमेलन। और अगर पंपकिन मतलब कद्दू की बात करूँ तो भरतपुर सबसे ज़्यादा करता है। और अगर मैं खरबूजे की बात करूँ तो वो है जयपुर। और ककड़ी की बात करूँ तब भी जयपुर ही, तो जयपुर हमारे पास 2 जगह लीड करता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो खांसी ज़्यादा हो रही है, इसका भी इलाज चल रहा है, हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ैद क्रॉप्स के बारे में बात कर लिया हमने, और हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बात कर लिया कि लीडिंग क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से ज़ैद क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमने खरीफ कंप्लीट कर लिया, हमने ज़ैद कंप्लीट कर लिया। अब हम अलग टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इस क्लासिफिकेशन बोलते हैं मेथड क्लासिफिकेशन या प्रोसेस क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
अब एग्रीकल्चर किस किस टाइप से अलग अलग टाइप्स, इसमें ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इंटेंसिव पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव पढ़ेंगे, जूमिंग स्लैश एंड बर्न पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मैं स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखो यही सिंपल सा चीज़ है, इसके नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक मतलब ऑथेंटिकेटेड, जो पुराने टाइम से हम करते थे, ठीक है। तो एंशिएंट वाला फार्मिंग भी बोल सकता हूँ, मतलब पुराने टाइम में किस टाइप से करते थे, इकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मुझे कोई बाहर से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है, जो हमारे पास चीज़ें, ये मुझे यूज़ नहीं करनी। मुझे एकदम पारंपरिक जो ऑथेंटिकेटेड जो ऑर्गेनिक पुराने टाइम से जो होती थी वो चीज़ मुझे यूज़ करके फार्मिंग करनी है। हालांकि देखो ये फार्मिंग बेस्ट होती है और इसका जो फ्रूट या जो भी वेजिटेबल बनता है वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बट दिक्कत इसमें एक ही है, हर बंदा इसको नहीं कर पाता। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और बाद में हर चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है अपन को। तो उसलिए क्या करते हैं, मजबूरी में लोग क्या करते हैं, फिर इसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालते ताकि उसकी जो ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, ठीक है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फार्मिंग और इकोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है, इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट एम्फेसिस द यूज ऑफ नेचुरली अकरिंग नॉन सिंथेटिक इनपुट्स एज अ कंपोस्ट मैन्योर। तो क्या लिखा हुआ है, यूज नेचुरली अकरिंग, जो मतलब प्राकृतिक आते हैं, नॉन सिंथेटिक मतलब कोई हाथ से अलग से बनाए हुए नहीं, और कंपोस्ट मैन्योर मतलब कैसे कह सकते हैं, कंपोस्ट मैन्योर से हम फर्टिलाइजर डालते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर क्या डालेंगे, जैसे गाय का जो डंग होता है, ठीक है, या बकरियों का जो डंग होता है, तो उसको हम फर्टिलाइजर बनाए, जो डेड जो एनिमल्स पड़े उनका फर्टिलाइजर बना के हम जो डालते हैं ना, वो हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बोल सकते थे। तो हम घर पे क्या करते हैं, घर पे हमने जो हमारे जो गमले होते हैं घर के अंदर, उसमें हम क्या डालते हैं, भाई कैसे काऊ डंग डाल के डाल देते हैं या कुछ डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है नेचुरल टाइप में होती है, ठीक है। ग्रीन मैनड्रीम एंड बोन मील प्लेस एम्फेसिस ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, कंपेनियन प्लांटिंग, मिक्स क्रॉपिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको पारंपरिक पुराने टाइम में अगर मान लेते हैं, आज से 1000 साल 2000 साल पहले, तो वहाँ पर उस टाइम फर्टिलाइजर तो होते नहीं थे। तो वहाँ पर लोग फर्टिलाइजर कैसे बनाते थे, खुद ही बनाते थे। कैसे बनाते थे, काऊ डंग यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे, कोई सड़ी हुई जो पत्तियाँ होती थी उनको यूज़ करते थे। तो वो जो नेचुरल चीज़ से जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हुई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है। तो इसको जो भी करना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल तो बहुत रहता है, बट थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, इसलिए हर एक बंदा इस चीज़ में जाता नहीं है, ठीक है। नाउ इसमें कौन कौन सी मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो इसको प्रोसेस करती है या इसको यूज़ करती है। तो प्रतापगढ़ है, सिरोही है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। तो देखो डिस्ट्रिक्ट इतनी सारी है, तो डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सिंपल सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, ठीक है, ये चीज़ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट पता करते हैं कि जूम, इसको जूम कल्चर बोलते हैं या जूम फार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो ये देखो इस वजह से भी काफ़ी ऐसा रीज़न है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है। तो ये जूम कल्चर देखो राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर, हरियाणा में, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ नहीं होता है कि जैसे मैंने कोई फसल उगाई, ठीक है, उस फसल को उगाने के बाद में उसको हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो उसके जो कांटे और जो भी मतलब क्या बोलते थे, जो लेफ्ट ओवर पड़े हैं, तो वो सब सूख जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आग लगा दूंगा सबको। अब मैंने आग लगाया ना, आग लगने के बाद सारा राख बन के नीचे सेटल हो गया, और वो जो राख होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो कंटेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यूरिया या नाइट्रोजन, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो उसमें ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या बाहर से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि उस राख से वो जो सब बन गया, ठीक है। तो वो फायदेमंद तो रहता है फार्मर्स के लिए, बट दिक्कत क्या आती है उससे, क्या पहले पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स बाय फर्स्ट क्लियरिंग द लैंड्स ऑफ द ट्री वेजिटेशन एंड बर्निंग देन आफ्टरवर्ड द बर्न्ड सॉइल कंटेन पोटाश विच इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो उसमें जो क्या पोटाश मिल जाता है और थोड़ा सा नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अब कंटेंट अच्छा हो जाता है और वो गुड रहता है किसके लिए, हमारे पास पौधे उगाने के लिए, ठीक है। मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट बता दो कि कहाँ कहाँ उगता है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, तो ये सब साउथ वाली आपको दिख रही चीज़ें, साउथ वाली चीज़ें जी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ होगा इसको उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या एक दूसरे का अपोजिट है, ये समझ लो। इंटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले। एक्सटेंसिव का मतलब होता है सब चीज़ कम यूज़ करना, बस यही चीज़ें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो वापस देखते हैं, दैट इंटेंसिव फार्मिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर both of crop plants and of animals with higher level of inputs and output per unit agriculture land। मतलब ज़्यादा लेवल के हमको इनपुट लगाने और आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय द लो फ्लो रेशियो, हायर इन यूज ऑफ इनपुट सच एज, अब कौन कौन से इनपुट यूज़ करते ज़्यादातर, कैपिटल मतलब पैसा ज़्यादा लगाना, लेबर मतलब काम ज़्यादा, एग्रोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर, पानी भी ज़्यादा लगाना। तो उससे क्या होता है, हायर क्रॉप यील्ड्स पर यूनिट लैंड,
ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, आउटपुट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलता है एज कम्पेयर टू सारी जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या मेथड्स है। ठीक है। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट से इसका जो काम मतलब करती है वो क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो इंटेंसिव का मतलब समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा हाइयर मैं इनपुट डालूंगा तो ताकि मुझे हाइयर आउटपुट मिले। ठीक है ना। उसमें अब इनपुट कैसा भी हो सकता है, कैपिटल, लेबर, एग्रोकेमिकल्स, वाटर, कुछ भी। ठीक है। तो अब एक्सटेंसिव की बात करें तो एक्सटेंसिव जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा। एक्सटेंसिव में क्या होता है, इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज अ लार्ज स्केल दैट यूज मिनिमम लेबर, कैपिटल, अदर रिसोर्सेज पर यूनिट ऑफ लैंड। इट्स ऑफन यूज इन रीजन्स विद अबंडेंट लैंड एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ये कहाँ यूज करा जाता है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो लेकिन जमीन बहुत सारी हो। तो वहाँ पर क्या होता है, कम लेबर लगाओ, कम पैसा लगाओ, कम चीज़ लगा के हम यहाँ पर क्या करते हैं, उगाते हैं और हमको यहाँ पर फार्मिंग के कुछ रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी। ठीक है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और लास्ट जो पढ़ते हैं वो है मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे घर पे कोई 1-2 बीघा जमीन है। ठीक है। अब मैं 2 बीघा जमीन के ऊपर कोई फसल उगा रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि उस फसल से मुझे क्या मिलेगा, जैसे मैंने मान लेते हैं मूंग की लगाई फसल, तो मुझे सिर्फ मूंग मिलेगी। मूंग से मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसी 2 बीघा लैंड के अंदर 1 बीघा में तो मूंग लगा दूंगा, आधे बीघा में क्या करूँगा, 4-5 गायें या 4-5 नहीं 10-15 गायों का मैं रख दूंगा। तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, गायों से मुझे मिल्क का प्रोडक्शन मिल जाएगा। फिर बाद में जो आधा बीघा और जमीन बची उसके अंदर क्या रखूँगा, मुर्गियाँ रख दूंगा, जिससे मुझे पोल्ट्री के अंदर एग्स मिल जाएंगे। फिर आगे देखूंगा तो बकरियाँ पाल दूंगा, तो उससे मुझे क्या पता मीट मिल जाएगा। तो ये जो एक साथ इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, इन सबको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग द लाइवली स्टॉक। तो इस साइड में जो 3 चीज़ें बताई, ये सब किसके अंदर आती है, लाइवली स्टॉक के अंदर आती है। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग साइड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट और एग्स और मिल्क डिफाइंड्स मिक्स फार्मिंग। मतलब सब चीज़ें एक साथ करनी तो मेरे पास सारा चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर दिया, हमने आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है ये कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो हमने पढ़ा पहला खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, ज़ैद क्रॉप्स क्या होता है और प्रोसेस ऑफ फार्मिंग्स पढ़ा था, जिसके अंदर मिक्स्ड फार्मिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, जूमिंग, ये सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट एंड यू आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द सिलेक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।